नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी पार्ट 1 वीडियो के बारे में, यानी कि जीएसटी इंट्रोडक्शन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ जीएसटी क्या है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन मिलेगा। जीएसटी को सरकार ने क्यों लागू किया और कब लागू किया, जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन स्कीम क्या है, कौन कौन से डीलर जीएसटी के दायरे में आते हैं, जीएसटी के प्रकार और जीएसटी के तहत कितने टैक्स स्लैब हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी जानने से पहले हम लोगों को टैक्स जानना जरूरी है। टैक्स होता क्या है, तो आइए जानते हैं। टैक्स जिसकी हिंदी होती है कर। टैक्स क्या है कि सरकार को देश की प्रगति के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए, जैसे रोड बनवाना हो, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का मेंटेनेंस या गवर्नमेंट स्कूल या पुल या किसी भी प्रकार की विकास की कोई योजना जनता के लिए लानी हो, या देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण खरीदना हो या बनाना हो, या देश की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई हथियार को खरीदना हो या बनाना हो, तो इन सब कामों के लिए या देश के अदर किसी काम के लिए, अदर किसी सेक्टर के लिए सरकार को धन की ज़रूरत होती है। इसलिए सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट रूप से देश के नागरिकों से यानी हमसे आपसे धन इकट्ठा करती है, क्योंकि सरकार को धन की ज़रूरत है डेवलपमेंट, वेपन वगैरह के लिए, और उसी धन को जो सरकार हमसे कलेक्ट करती है उसे हम टैक्स कहते हैं। तो टैक्स क्या है, आगे बढ़ते हैं फिर कि अपने देश भारत में टैक्स दो प्रकार के लागू होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब इनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं यानी प्रत्यक्ष कर किसे कहेंगे। ऐसे टैक्स जो सरकार हमसे सीधे वसूल करती है, जैसे इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स या वेल्थ टैक्स, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे टैक्स जिसे हम लोग डायरेक्ट सरकार के ट्रेजरी में जमा करते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पेड किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनकम टैक्स को लेते हैं तो इनकम टैक्स हमारे आय यानी इनकम पर लगने वाला टैक्स है। इसके अंतर्गत यानी इनकम टैक्स के दायरे में हम किसी निश्चित सीमा के बाद, यानी जो सरकार हमको छूट दी है कि आप ईयरली इतना इनकम अगर करते हैं या इस इनकम के एक बाद जो उसका एक टैक्स लिमिट है, उस टैक्स लिमिट के बाद अगर आपको कोई इनकम हुआ है तो उस इनकम पर एक परसेंटेज के हिसाब से सरकार को टैक्स देना होता है, जिसे हम डायरेक्ट या तो खुद से अगर इनकम टैक्स भरना आता है तो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल करके इनकम टैक्स की भर देते हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेड करते हैं। तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे, ऐसे टैक्स जो सरकार सीधे हमसे वसूल नहीं करती, हमसे मतलब जनता से वसूल नहीं करती, बल्कि जब कोई वस्तु या सामान जनता खरीदती है या किसी से कोई सेवा लेती है और उसके बाद वो व्यापारी या सर्विस प्रोवाइडर यानी कि जो सामान बेचा या जिससे हमने सर्विस लिया उस व्यक्ति हमें उस सामान का बिल देता है, तो बिल में माल या सर्विस के मूल्य के बाद यानी जितने का सामान हमने लिया है उतने सामान का प्राइस लिखा होगा, और उसके बाद कुछ टैक्स उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। उसी टैक्स को जो बाद में ऐड किया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर या फिर कोई व्यापारी हमसे आपसे जनता से लेता है, और उस टैक्स को वो फिर गवर्नमेंट को देता है। स्टेप बाय स्टेप करके ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है। तो इस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। अब रही बात कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है कि जी का
फुल फॉर्म यहाँ बनाया गया है गुड्स यानी वस्तु या सामान, एस का फुल फॉर्म है सर्विस यानी सेवा, और टी का मतलब टैक्स। आप फुल फॉर्म को देख करके ही समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा टैक्स है जो सामान यानी वस्तुओं और सेवा दोनों पर लगता है। सेवा पर भी लगेगा और सामान पर भी लगेगा, जो कि साइड में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फिर नीचे भी क्या लिखा हुआ है कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है जिसे सरकार वस्तु और सेवा पर लगाती है। यानी जीएसटी जो है वो गुड्स पर भी लगेगा और सर्विस पर भी लगेगा। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू किया गया है। यानी जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी किस पर लगता है? तो सामान पर भी लगेगा और सेवा पर भी लगेगा। तो आगे जानते हैं कि क्या जीएसटी के पहले कोई टैक्स नहीं थे? बहुत सारे टैक्स थे। फिलहाल जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, यानी जीएसटी क्यों लागू किया गया, और जीएसटी लागू करने से व्यापारी को या सरकार को क्या लाभ है। तो जीएसटी लगाने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से पहला कारण हम बता रहे हैं कि जीएसटी के लागू होने के पहले हमारे देश में जितने भी बिजनेस थे उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से, जिसका जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट कई तरह के अलग अलग टैक्स लगाती थी। तो जीएसटी लगाने का यही कारण है कि ये अलग अलग प्रकार के टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसको और डिटेल से अगर समझना है तो आगे मैंने बिजनेस के नेचर को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर, 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पहले हम ये जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन कहे जाएंगे, ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर कौन कहे जाएंगे। मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता, ऐसे डीलर्स या कंपनी जो कच्चा माल खरीद कर रॉ मटेरियल्स परचेज करती है और उस रॉ मटेरियल से कुछ प्रयोग करने लायक माल या वस्तु का निर्माण करती है और फिर उस तैयार माल को अपने ग्राहक या व्यापारी को बेच देती है। इस प्रकार की कंपनी मैन्युफैक्चरर यानी निर्माता कहलाती है। यानी इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो मार्केट से रॉ मटेरियल्स कुछ खरीद के लाए और फिर उसका कुछ निर्माण किया और फिर बेच दिए। अगर कोई चिप्स कंपनी है तो वो आलू और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लाई, अपने पास मैन्युफैक्चरिंग की, चिप्स बनाई और फिर उसको बेच दी। तो ऐसी कंपनी मैन्युफैक्चरर कहलाती है। अगला है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स किसे कहेंगे? ट्रेडर्स का मतलब होता है वैसे व्यापारी जो माल की खरीदी करते हैं, यानी माल खरीदते हैं और उस माल पर अपना कुछ प्रॉफिट लेकर उसको बेच देते हैं। यानी ये निर्माण नहीं करते, ये पहले से मौजूद सामान को खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं। हो सकता है कि माल वर्ड आपको समझ में ना आए तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है। माल का मतलब ऐसा वस्तु जिसका व्यापारी व्यापार करता है या हम व्यापार करते हैं। जैसे कोई कपड़ा का व्यापारी कपड़े का व्यापार करता है तो कपड़ा उसके लिए माल कहा जाएगा। अगला है सर्विस प्रोवाइडर यानी सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता से मतलब है कि ऐसी कंपनी या डीलर जो सिर्फ और सिर्फ सेवा ही प्रदान करती है। ये अपनी वस्तु रख करके हमें आपको सेवा देती है और उस सेवा के बदले में वो हमसे आपसे पैसे लेती है। जैसे कम्युनिकेशन कंपनियां, दूरसंचार कंपनी या ट्रांसपोर्ट, परिवहन वगैरह, या फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विस या इंस्टॉलेशन सर्विस, स्थापना सेवा, इस टाइप की कंपनियां। फिर आगे आते हैं कि अभी हमने देखा कि काम के आधार पर व्यापार को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम जानते हैं कि जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उस समय क्या स्थिति थी, यानी पुराने वाले टैक्स पे क्या ये काम होता था और जीएसटी लागू होने से क्या हुआ। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था उस समय कंपनियों और डीलर्स के नेचर और माल के आधार पर अलग अलग टैक्स लगाते थे। जैसे अगर कोई कंपनी माल का उत्पादन कर रही है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग जाता था।
माल बेचने के वक्त वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी जैसे टैक्स लगते थे। सर्विस प्रोवाइडर पर सर्विस टैक्स लगता था। तो इन सब को खत्म करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2017 को एक नया टैक्स लागू किया और उसका नाम दिया जीएसटी। और जीएसटी लागू करते समय सरकार ने क्या किया कि जो पुराने वाले टैक्स लगते थे उनमें से ज़्यादातर वस्तु और सेवा को पहले वाले टैक्स के दायरे से निकालकर जीएसटी के दायरे में डाल दिया। यानी पहले से जो टैक्स लगते थे उनमें बहुत सारे गुड्स थे, सारे गुड्स उन्हीं में थे, और सर्विस उनमें कुछ को छोड़कर सारे के सारे गुड्स जीएसटी के दायरे में आ गए। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जीएसटी आने से पहले वाले टैक्स बंद हो गए हैं, तो ऐसा कहना गलत है। ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर जीएसटी नहीं लागू होता है। इसका मतलब कि उन पर पुराने वाले टैक्स आज भी लगते हैं। जैसे डीजल पर पुराने वाले ही टैक्स लगते हैं, वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। पेट्रोल पर भी वही पुराने वाले टैक्स लगते हैं। शराब इत्यादि पर भी पुराने वाले टैक्स ही लगते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जीएसटी के दायरे में नहीं आती। पहले देश में कई प्रकार के टैक्स थे और हर टैक्स के लिए व्यापारी को अलग अलग कागजी खानापूर्ति करनी होती थी। मतलब कि हर टैक्स के लिए, जो कि ऊपर में आप देख सकते हैं, पुराने वाले टैक्स में से कुछ का नाम मैंने लिख रखा है। तो हर टैक्स के लिए व्यापारी को अलग अलग एक बिल बनाना होता था, अलग अलग डायरी वगैरह मेंटेन करनी होती थी, रजिस्टर मेंटेन करना होता था। बल्कि कई प्रकार के व्यापारी को, जैसे अगर एक मैन्युफैक्चरर्स को ले लो तो उनको परचेज का अलग डिटेल्स तैयार करना होता था, एक्साइज का अलग, वैट का अलग, सीएसटी का अलग, क्योंकि ये सारे टैक्स उनको देने होते थे। और इन सभी टैक्स के लिए अलग अलग कागजी रिकॉर्ड भी रखना पड़ता था, जैसा अभी मैंने बताया। तो ये सारा काम करना व्यापारियों के लिए एक सर दर्द का काम था। यानी कि हमारा एक बिजनेस है और बिजनेस से रिलेटेड हम बिजनेस का काम करें कि टैक्स से रिलेटेड काम करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। उसके बाद सरकार ने जब जीएसटी लागू कर दिया, तो जीएसटी को आने के बाद अलग अलग कागजी खानापूर्ति खत्म हो गई। अब व्यापारी को सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रखना होता है, वो भी जीएसटी का। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि व्यापारी को सारे काम बिना किसी की मदद से खुद कर लेना होता है। यानी कि जीएसटी लागू हुआ है तो अब आपको मल्टीपल अलग अलग टैक्स के डिटेल्स तैयार नहीं करना है, सिर्फ एक करना है जीएसटी का, और वो भी आप खुद से कर सकते हैं अगर आप एक व्यापारी हैं तो, क्योंकि जीएसटी को बहुत ज़्यादा सरल बनाया गया है। अब इसका दूसरा कारण ये भी है कि सरकार जीएसटी को लाई है ये सोचकर कि एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। आपने इस जीएसटी का स्लोगन सुना होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में वस्तु या सेवा पर एक ही टैक्स का स्ट्रक्चर और टैक्स प्रणाली हो। आगे देखते हैं, हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकार एक ही आइटम पर अलग अलग परसेंटेज से टैक्स लगाती थी। इससे होता ये था कि एक आइटम एक राज्य में किसी और मूल्य पर मिलता था और दूसरे राज्य में किसी और मूल्य पर वही एक ही आइटम। जिस राज्य में टैक्स का रेट कम होता था वहाँ उस सामान का रेट भी कम, जिस राज्य में टैक्स का रेट ज़्यादा होता था उस राज्य में वो सामान का दाम भी कम। उदाहरण के लिए हम एक टीवी ले लेते हैं। एक टीवी बनाने वाली कंपनी पूरे देश में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा एक टीवी 10,000 में बेचती थी, और इस टीवी पर वो वैट अलग से लगाती थी, जो कि अगर माना जाए कि बिहार में 15% और उत्तर प्रदेश में 25%। अब आप खुद सोच के देखिए कि 10,000 में टीवी आई, बिहार में वो टीवी 15% के दर से एक्स्ट्रा वैट इंक्लूड करके बिकेगा, और उत्तर प्रदेश में 10,000 की टीवी 25% एक्स्ट्रा इंक्लूड करके बिकेगा। तो ग्राहक को एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में 10,000 प्लस 25% वैट यानी 12,500 में मिलता था, और वही प्रोडक्ट बिहार में 10,000 प्लस 15% वैट इक्वल टू 11,500 में मिलता था।
तो जीएसटी लागू होने के वजह से ये सारी दिक्कत दूर हो गई और सरकार का मकसद भी था कि इस प्रॉब्लम को, इस दिक्कत को दूर कर देना, क्योंकि जब देश एक है तो सामान का रेट भी एक होना चाहिए। पहले बहुत सारे व्यापारी ऐसा भी करते थे कि जिस राज्य में टैक्स का रेट कम था वहां से वो सामान खरीद कर और ज़्यादा टैक्स रेट वाले राज्य में बिना बिल के बेच देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि बिना बिल के माल बेचना मतलब टैक्स की चोरी। आप बिजनेस कर रहे हो और सरकार को पैसे नहीं दे रहे हो। इसको एक बार समझ लेते हैं टैक्स की चोरी कैसे होती थी। मान लें कि बिहार से कोई व्यापारी टीवी को 10,000 प्लस 15% वैट इंक्लूड करके 11,500 में खरीदता है और उसको यूपी में ले जाकर, जो कि यूपी में ले जाने में उसका 100 रुपया खर्चा गिरा और उस टीवी पर खर्च हो गया अब 11,600, क्योंकि 10,000 की टीवी 15% वैट लगा तो 1,500 वो हो गया और 100 रुपया इसका भाड़ा, और बिना बिल के वो 12,000 में बेच देता था यूपी में ले जा करके, तो उसको 400 का फायदा भी हो गया। जबकि वही टीवी अगर बिल के साथ 12,500 में यूपी में मिलता था, क्योंकि 10,000 तो टीवी का प्राइस हो गया और प्लस में यूपी में जो टैक्स रेट था वो 25% वैट था, तो 10,000 का 25% 2,500, तो टीवी का प्राइस हो गया 12,500। ऐसे में जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे उनका माल कम बिकता था, क्योंकि दूसरे स्टेट वाले कम दाम में ला करके बेच देते थे। इससे होता ये था कि माल यूपी में बिकने के बावजूद भी यूपी सरकार को टैक्स नहीं मिलता था, क्योंकि बिना बिल के सामान बेचा जा रहा है। यही हालात देश के दूसरे राज्य के भी थे और इसी वजह से जीएसटी आया। जीएसटी लागू होने के बाद ये सारे प्रॉब्लम, टैक्स चोरी के या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद बेचने वाला कम ज़्यादा दाम में, ये प्रॉब्लम दूर हो गया, क्योंकि हर देश में, पूरे के पूरे देश में एक ही टैक्स हो गया। अब आगे आते हैं, जीएसटी नंबर किसे लेना चाहिए या किसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी है। जीएसटी नंबर के लिए भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों को, यानी जितने भी अपने देश में राज्य हैं, उस राज्य को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक नॉर्मल कैटेगरी, दूसरा स्पेशल कैटेगरी। आइए आगे देखते हैं नॉर्मल कैटेगरी में कौन कौन से देश हैं। नॉर्मल कैटेगरी में क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यापारी का सालाना टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा का है, हो सकता है टर्नओवर आपको समझ में नहीं है, आगे बता देंगे। फिर से, अगर किसी व्यापारी का ईयरली टर्नओवर यानी एक फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो 40 लाख या उससे ज़्यादा का है और किसी सर्विस प्रोवाइडर का सालाना टर्नओवर 20 लाख या इससे ज़्यादा है, तो उस व्यापारी या उस सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटी नंबर लेना आवश्यक है। अब नॉर्मल कैटेगरी में ये कंडीशन कौन कौन से राज्य में अप्लाई होते हैं, तो बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और तेलंगाना। ये सारे स्टेट नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। और नॉर्मल कैटेगरी में जो कंडीशन है कि बिजनेसमैन यानी व्यापारी है तो 40 लाख ईयरली, और अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख। और स्पेशल कैटेगरी में क्या है कि 50% का रिबेट है कि अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख है, नॉर्मल कैटेगरी में 40 लाख था, इसमें 20 लाख 50%, या व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना होगा। और सर्विस प्रोवाइडर जहां नॉर्मल कैटेगरी में 20 लाख था, यहाँ पे 10 लाख है। तो स्पेशल कैटेगरी और नॉर्मल कैटेगरी में जो स्टेट आते हैं वो तो नॉर्मल कैटेगरी का मैंने बता दिया। स्पेशल कैटेगरी में आज कौन कौन से स्टेट हैं, पुडुचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें
नॉर्मल कैटेगरी में एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना के व्यापारी को ये छूट है कि वो चाहे तो नॉर्मल कैटेगरी में भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके ले सकता है, या स्पेशल कैटेगरी में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा करके जीएसटी नंबर ले सकता है। अब जैसा मैंने बताया टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर जिसका मतलब हो गया कुल बिक्री। एक फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक जो टोटल सेल्स होते हैं, चाहे वो कैश सेल्स किया गया हो, नगद बिक्री, या क्रेडिट सेल्स उधार बिक्री किया गया हो, टैक्सेबल हो या एग्जैम्प्टेड हो, या अन्य किसी भी तरह का सेल्स हो, इन सभी को मिला करके पूरे 1 साल का टर्नओवर कहा जाता है। अब आगे आते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने प्रकार की स्कीम है। अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने में 2 प्रकार की स्कीम है। एक है कंपोजिशन स्कीम और दूसरा है रेगुलर स्कीम। आइए जानते हैं कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, दूसरा रेस्टोरेंट्स जहां अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता, तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। पहले के बारे में जानते हैं। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स जिनका सालाना टर्नओवर यानी 1 साल का टोटल सेल्स 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य और उत्तराखंड के लिए ये लिमिट 1.5 करोड़ से कम करके 75 लाख यानी कि 50% का रिबेट दिया गया है। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जिनका सालाना टर्नओवर 50 लाख तक है, वो कंपोजिशन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जीएसटी नंबर कंपोजिशन स्कीम के तहत ले सकते हैं। अब आते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कुछ नियम आप जान लें। इस स्कीम में आने वाले व्यापारी सिर्फ अपने ही राज्य में माल बेच सकता है, यानी कोई व्यापारी अगर कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो सिर्फ अपने ही राज्य में, जिस राज्य का है, बिहार का है तो बिहार में ही, उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में ही सामान को बेच सकता है। अपने राज्य से बाहर सामान को नहीं बेच सकता। हाँ, राज्य के बाहर के राज्य से माल खरीद जरूर सकता है लेकिन बेचेगा अपने ही स्टेट में। दूसरा है कि इस स्कीम में व्यापारी को आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है वो नीचे मैंने हाईलाइट करके दिया है, समझा देंगे। इस स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर जो भी सेल्स करता है उस सेल्स पर वह ग्राहक से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता है। जीएसटी वसूल नहीं कर सकता है यानी वो बिल में जीएसटी लगाकर गुड्स या सर्विस नहीं बेच सकता है। चौथा, इस स्कीम में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को टोटल सेल्स का 1% जीएसटी, जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको अपने टोटल सेल्स का 1% जीएसटी सरकार को देना होता है। रेस्टोरेंट जहां अल्कोहल सर्व नहीं किया जाता उनको 5% अपने टोटल सेल्स का देना होता है। सर्विस प्रोवाइडर जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेते हैं उनको अपने टोटल सेल्स का 6% सरकार को भुगतान करना पड़ता है जीएसटी के रूप में। पांचवा है कि जो कंपोजिशन स्कीम के दायरे में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं या करेंगे उनको अपने बिल पर बिल ऑफ सप्लाई हेडिंग में लिख कर देना होता है, जिससे ग्राहक को मालूम हो सके कि व्यापारी कंपोजिशन डीलर है। छठा, इस स्कीम में व्यापारी को हर 3 महीने पर एक बार टैक्स का भुगतान सरकार को करना होता है। हर 3 माह पर महीने पर जीएसटी CMP 08
नाम का एक भुगतान, और साल में एक बार GST R4 का भुगतान करना पड़ता है, यानी रिटर्न दिखाना पड़ता है सरकार को। GST CMP 08 हर 3 माह पे, और साल में एक बार GST R का फुल फॉर्म हो गया रिटर्न, और 4 उसका फॉर्म नंबर है, वो भरना होता है उसकी वेबसाइट पर। इस स्कीम में हर बिल का हिसाब रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पीछे बताया कि बिल या गुड्स आप बेच रहे हो तो उस पर GST इंक्लूड नहीं करना है। तो जब हम टैक्स लेते ही नहीं हैं तो फिर उसका हिसाब सरकार हमसे क्यों लेगी। जैसा ऊपर था कि ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई व्यापारी वस्तु या सर्विस खरीदता है तो उस वस्तु का प्राइस तो वो देता ही है, साथ में उसको कुछ GST भी देना होता है। तो अभी खरीदारी के समय जो गुड्स का प्राइस है उसका तो ठीक, उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट GST के रूप में देता है, जो पहले ही देना पड़ता है, वही उसका ITC कहलाता है। जब वो अपना GST पे करता है तब खरीद पर दिए गए टैक्स की छूट लेता है, और इसी छूट को ITC कहते हैं। सामान खरीदा, सामान का प्राइस प्लस GST, और GST जो इंक्लूड हुआ परचेजिंग पे वो ITC कहलाएगा, और कंपोजिशन स्कीम में ITC का एडजस्टमेंट नहीं होता है। अगला है रेगुलर स्कीम। इस स्कीम में टर्नओवर की कोई लिमिटेशन नहीं है, और इस स्कीम में रजिस्टर्ड व्यापारी राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कहीं से भी माल सामान खरीद सकते हैं और कहीं भी सामान को बेच सकते हैं। जबकि कंपोजिशन में क्या था कि बेचना है तो सिर्फ अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में आप नहीं बेच सकते। हाँ, खरीद आप कहीं से सकते हैं। और रेगुलर में क्या है कि किसी स्टेट से खरीदिए, किसी स्टेट में बेचिए, अपने स्टेट या दूसरे स्टेट में, कहीं पे भी। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत भी कुछ नियम है। पहला नियम है, इस स्कीम में जो व्यापारी रजिस्टर्ड होगा वो माल या सेवा खरीदा जाता है, उस खरीदी पर जो GST दिया जाता है उसका ITC मिलता है। यानी यहाँ अगर आप रेगुलर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन लिए हैं, अपना GST नंबर लेते हैं, तो जब आप परचेज करेंगे, सामान का प्राइस हो गया और जो GST इंक्लूड होगा वो GST आगे सेल्स के टाइम एडजस्टेबल होगा, यानी वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करते समय खरीद पर दिए गए GST की छूट मिलेगी। दूसरा, रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाला व्यापारी जो भी माल या सेवा अपने ग्राहक को बेचता है उस पर वो अपने ग्राहक से GST वसूल कर सकता है। तीसरा, इस स्कीम में डीलर सेल्स पर प्राप्त GST को परचेज पर दिए गए GST से घटाता है और इनके अंतर वाले टैक्स अमाउंट को सरकार को भुगतान करता है। माना कि टीवी 10,000 का, उस पर GST 18%, 1800 एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया परचेजिंग के टाइम। अब हम टीवी 10,000 का, उस पर हम 2,000 प्रॉफिट रख लिए, 12,000। अब बेचेंगे तो 12,000 पे 18%। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम खरीदते समय 18% 10,000 का दिए थे, अभी बेचते समय हम GST कितने का ले रहे हैं? 18% 12,000 का, क्योंकि 2,000 हमारा प्रॉफिट है। तो जितना परचेजिंग पे हम GST दिए हैं उस GST को हम जो सेल्स पे GST ले रहे हैं उससे माइनस कर देंगे, और जो बचा अमाउंट है वो सरकार को हम पेड कर देंगे। अगला है, इस स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को हर बिल का हिसाब सरकार को देना होता है कि उसने किस बिल पर कितना GST वसूला है। व्यापारी अपने ग्राहक को जो बिल देता है उस बिल पर रेगुलर स्कीम के तहत टैक्स इनवॉइस लिखा होना चाहिए, जबकि कंपोजिशन में बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है। 6 नंबर, इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड व्यापारी को हर माह टैक्स जमा करना होता है, हर महीने रिटर्न फाइल करना होता है। 7वां, इस स्कीम में व्यापारी को हर महीने GST R3B नाम से रिटर्न और GST R1 के नाम से रिटर्न, यानी दोनों रिटर्न उसको भरना होता है। यदि व्यापारी का
टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ये हर माह रिटर्न भरना होता है, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो हर 3 महीने पर वो जीएसटी रिटर्न 3B और जीएसटी रिटर्न 1 को भरेगा। अगर 5 करोड़ से कम है तो हर 3 माह पे, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हर महीने रेगुलर स्कीम के तहत भरना होता है। अब आते हैं कि जीएसटी नंबर के लिए डीलर को रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे करवाना होता है। मैं बता देना चाहता हूं कि टैक्स की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, यानी जीएसटी के पूरे प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने जीएसटी का अपना एक नेटवर्क बनाया है, जिसको हम लोग GSTN कहते हैं, और इसके लिए एक वेबसाइट यानी पोर्टल भी बनाया है, जो कि सामने आप देख सकते हैं gst.gov करके है। इस पोर्टल पर डीलर खुद जीएसटी से संबंधित अपने सारे काम ऑनलाइन कर सकता है। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उन्हें GSTIN आइडेंटिटी नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिटी नंबर दिया जाता है। GSTIN पैन कार्ड के ही आधार पर मिलता है, यानी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अगर GSTIN चाहिए तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी है। बिना पैन कार्ड के आपको GSTIN नहीं मिलेगा। GSTIN के लिए आपको अपने व्यापार के नेचर के हिसाब से और सारे डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के साथ सबमिट करने होते हैं। जैसे प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट अलग हैं, पार्टनरशिप के लिए अलग हैं, HUF कंपनी के लिए अलग है, लेकिन पैन कार्ड सबके लिए चाहिए। अब जब जीएसटी नंबर हमको मिलेगा तो ये जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। आप देख सकते हैं कैसा होता है जीएसटी नंबर। जैसे मैं बिहार का हूं तो बिहार का मैंने लिया है, ये 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग के 2 कोड जैसे 1010 ये बिहार का कोड है, तो ये आइडेंटिटी कराएगा कि जो जीएसटी नंबर आप देख रहे हो वो कौन से राज्य का है। बिहार का है तो 10, यूपी का होगा तो 09, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोड है जिसे आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उस 2 डिजिट के बाद का 10 डिजिट आपका ही पैन नंबर है। जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट स्टेट कोड है, उसके बाद का 10 डिजिट आपने जो पैन कार्ड दिया था वही पैन कार्ड नंबर होता है। उसके बाद एक जो 13वां नंबर है, स्टार्टिंग का 2 और 10 पैन कार्ड और 13वां नंबर है, यह कोड बताता है कि आपके पैन कार्ड से कितने जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड कराए गए हैं। मान लेते हैं कि हम एक व्यापारी हैं और हमारा 2 बिजनेस है, कपड़े का अलग है और किसी और चीज़ का अलग है। दूसरी चीज़ हम मान लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक्सेसरीज का। तो अगर हम पहले कंप्यूटर एक्सेसरीज का बिजनेस किए हैं और हमने जीएसटी नंबर लिया है, तो कंप्यूटर एक्सेसरीज वाले शॉप का जो हमारा जीएसटी नंबर होगा 12 डिजिट तो सेम होगा, 13वां डिजिट 1 होगा। और उसी जगह जब कपड़े का लेंगे तो 12 डिजिट वही होगा जो हमारा कंप्यूटर एक्सेसरीज वाला है जीएसटी नंबर। 13वां डिजिट में होगा 2, क्योंकि यहाँ इंडिकेशन है कि एक पेन पे कितना जीएसटी नंबर लिया गया। उसके बाद एक ऑटोमेटिकली नंबर आता है जो कि रैंडम नंबर फिक्स नंबर होता है, और लास्ट वाला नंबर जो होता है वो रैंडमली नंबर होता है जिसको हम चेक कोड भी कहते हैं। ये 36 नंबर, 26 अल्फ़ाबेट के और 10 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अब आगे आते हैं कि कितने दिन में जीएसटी मिलता है। GSTIN कितने दिन में मिलता है जब हम अप्लाई करेंगे। तो जब व्यापारी जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करता है तो उस समय तो उसको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिसे वो वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए जीएसटी की वेबसाइट पर चेक कर सकता है कि रेफरेंस नंबर के द्वारा उसके जीएसटी नंबर का रिक्वेस्ट कहाँ तक पहुँचा। और अगर जीएसटी नेटवर्क को आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट
से कोई आपत्ति नहीं है तो 3 से 4 दिनों में आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जीएसटी नंबर प्राप्त हो जाता है। अब आते हैं कि जीएसटी में कितने प्रकार के डीलर होते हैं। जीएसटी में 2 प्रकार के डीलर होते हैं। एक वो डीलर जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, उसको रजिस्टर्ड डीलर कहते हैं। दूसरा अनरजिस्टर्ड डीलर जिसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। रजिस्टर्ड डीलर में 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पीछे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको 2 स्कीम है, कंपोजिशन और रेगुलर, तो उसी दोनों में से कोई एक। फिर आगे आते हैं जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम आईजीएसटी के नाम से जानते हैं। जब हम वस्तु अपने राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य से खरीदेंगे या अपने राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य में बेचेंगे, तो उस समय जो हमारा जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी के नाम से लगता है। आगे जानेंगे इसको और डिटेल से। अगला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और उसके बाद वाला स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों साथ में एप्लीकेबल होते हैं। ये कब एप्लीकेबल होते हैं? जब व्यापारी अपने राज्य के अंदर से वस्तु को खरीदे या बेचे, अपने ही राज्य में वस्तु को खरीदे या बेचे, उस समय जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। अगला है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एसजीएसटी की जगह केंद्र शासित राज्यों में सीजीएसटी के साथ लगता है। जैसे अदर स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी विद इन स्टेट परचेज और सेल्स पर लगते हैं, राज्य के अंदर खरीद बिक्री पे लगता है। तो वहीं पे केंद्र शासित राज्यों में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। देख लेते हैं ध्यान से सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है। जब कोई रेगुलर डीलर अपने ही राज्य के किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है या अपने ही राज्य में किसी को माल बेचता है, तो इस माल की खरीद या बिक्री पर जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी का 50-50% दोनों लगेगा। अपने राज्य के अंदर खरीद या बिक्री किया गया है तो उसे इंट्रा स्टेट परचेज और सेल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, माना कि कोई रजिस्टर्ड डीलर ने 10,000 रुपये का माल अपने ही राज्य में बेचा और जो माल बेचा उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो ग्राहक से वो 10,000 रुपया माल का और 1800 रुपया जीएसटी का, सीजीएसटी 50% हो जाएगा 1800 का यानी 9%, 900 रुपया, और एसजीएसटी 50% हो जाएगा 1800 का यानी 9%, 900 रुपया। जब राज्य के अंदर सामान बेचा जाए या खरीदा जाए तो जितना प्रतिशत जीएसटी होगा उस सामान पर, उसका 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी के रूप में लगाया जाता है। अगला है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। जब कोई रेगुलर डीलर अपने ही केंद्र शासित राज्य में किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है या अपने ही केंद्र शासित राज्य में किसी रेगुलर डीलर को माल किसी को भी, रेगुलर डीलर नहीं, किसी को भी माल बेचता है, तो उस खरीद या बिक्री पर जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। जैसे पीछे जहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा था तो केंद्र शासित हो गया है, तो स्टेट वाला जीएसटी हट करके यूटीजीएसटी या यूजीएसटी आ गया है उसकी जगह। अपने राज्य के अंदर खरीद या बिक्री किया गया है तो उसे इंट्रा स्टेट परचेज या सेल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, माना कि कोई रजिस्टर्ड डीलर 10,000 रुपये का माल अपने ही राज्य में बेचा और जो माल बेचा उस पर 18% जीएसटी लगा, तो ग्राहक से वो 10,000 रुपया माल का और 1800 रुपया जीएसटी का, लेकिन ये डायरेक्ट जीएसटी के नाम पे नहीं, सीजीएसटी 9% यानी 50% और यूटीजीएसटी 9% क्योंकि ये केंद्र शासित राज्य है, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी 50-50% लगाएगा जितना प्रतिशत जीएसटी का होगा। आगे आते हैं आईजीएसटी। जब कोई रेगुलर डीलर अपने राज्य के बाहर किसी रेगुलर डीलर से
अपने राज्य के बाहर के किसी रेगुलर डीलर से, यानी अगर कोई बिहार का है तो यूपी से, झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश का है तो उसके लिए कोई दूसरा स्टेट हो गया, तो वो अपने राज्य के बाहर के किसी रेगुलर डीलर से माल खरीदता है या अपने ही राज्य के बाहर किसी दूसरे राज्य के व्यापारी से माल बेचता है, तो इस खरीद और बिक्री पर जो जीएसटी लगेगा वो आईजीएसटी होगा। अपने राज्य के बाहर से माल खरीदा गया हो या बेचा गया हो तो उसे इंटर स्टेट, अपने राज्य के बाहर से तो उसे इंटर स्टेट परचेज या सेल्स कहते हैं, और अपने राज्य में खरीदा या बेचा गया हो तो उसको इंट्रा स्टेट परचेज या सेल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, माना कि कोई रजिस्टर्ड डीलर ने 10,000 रुपये का माल दूसरे राज्य में बेचा, यानी वो बिहार का है और यूपी में बेचा, तो उस पर वो 10,000 रुपया माल का और जितना प्रतिशत जीएसटी है 18 है तो 18% जीएसटी लगा करके उस कस्टमर से, उस ग्राहक से वो पैसा लेगा। लेकिन ये 18% जीएसटी नहीं लिखेगा उस बिल पर होगा IGST @ 18%, क्योंकि वो स्टेट के बाहर का परचेजिंग है। अब जीएसटी के अंतर्गत आने वाले टैक्स स्लैब, कौन कौन सी वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा, ये निश्चित करने के लिए सरकार के अंतर्गत आने वाले गुड्स और सर्विस टैक्स पर उनके उपयोग के हिसाब से उन्हें अलग अलग समूहों में बांटकर टैक्स रेट निश्चित किए गए हैं, जिन्हें टैक्स स्लैब कहते हैं। सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत 0% यानी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब निश्चित किए हैं। ये 5 अलग अलग टाइप के जीएसटी के रेट बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कौन से आइटम पर कितना टैक्स लगाया गया है। कभी कभी इस गवर्नमेंट कुछ संशोधन कर देती है, जैसे पहले दही पर नहीं लगता था, अब पैकिंग दही पर लगने लगा है। तो बेहतर है कि ये कौन सा आइटम का कितना टैक्स रेट लगाया गया है, उसको जानने के लिए आप ऑनलाइन गूगल से सर्च कीजिए, जो नया लेटेस्ट अपडेशन होगा उसको। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा जीएसटी पार्ट 2 का, उसमें हम जानेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम जीएसटी का कैलकुलेशन सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे डिडक्ट करते हैं, कैसे हम परचेजिंग पर काटेंगे। यानी कि हमने सामान खरीदा, हमने तो दे दिया है, अब उसको टैली सॉफ्टवेयर में कैसे इंटर करेंगे।